हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की एनटीपीसी रेलवे की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आपको पता ही है 5 जून से स्टार्ट है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे करते जाते हैं, जिनसे संबंधित यह करंट अफेयर का टॉपिक है और इसे बहुत सारे और स्टैटिक जीके और कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के पहले वनडे टीम के कप्तान कौन थे। वनडे कप्तान पहले कौन थे, तो वह थे अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर, जिन्होंने 1966 से लेकर 74 तक जो है वो भारतीय टीम के सदस्य रहे। कब से कब तक? 66 से 74। तो लेकिन इन्होंने 74 में कप्तानी पद संभाला। 74 में ये कप्तान रहे और सिर्फ 2 ही मैचों में इन्होंने कप्तानी किया। कितने मैचों में? 2 मैचों में बतौर कप्तान ये खेले। इंग्लैंड 74 में इंग्लैंड के लीड्स में जो मैच हो रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच, उसमें इन्होंने सबसे पहले कप्तानी किया था। 64 रन की पारी इन्होंने खेली थी बतौर कप्तानी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 13 जो है उसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, यह किस देश से लिया गया है? तो सभी को पता ही होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान को लिया गया है। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ से चलते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है वह गुजरात में मनाया जाता है। किस राज्य में? गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में रण उत्सव, गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ जिला जो है वहाँ पे मनाया जाता है यह। तो कच्छ के रण से आप याद रख सकते हैं कि रण उत्सव कच्छ में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें, राजस्थान में कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे कि गणगौर पूछा जा सकता है, इसीलिए बता रहे हैं कि गणगौर जो है वो राजस्थान में है। तीज राजस्थान में मनाया जाता है। बूंदी है, बूंदी त्यौहार है वो राजस्थान में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों त्यौहार राजस्थान के हैं और रण उत्सव त्यौहार कहाँ का है? गुजरात का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो डिज़ाइन तो बनवाया था F.W. स्टीवंस ने बनाया था। किसने बनाया था? F.W. स्टीवंस ने बनाया था। विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका अभी वर्तमान में नाम जो है वो शिवाजी टर्मिनस के नाम से है। ठीक है, मुंबई में स्थित जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है शिवाजी महाराज टर्मिनस, वह पहले नाम इसका विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन था। इसकी डिजाइन बनाने वाले F.W. स्टीवंस थे और यह किस शैली में बना हुआ है अगर ये पूछा जाए तो ये नियो गॉथिक शैली में बना हुआ है। किस शैली में? नियो गॉथिक शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो मुंबई में जो है तो वो किस शैली में बना हुआ है? नियो गॉथिक शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देते हुए भारतीय नागरिकों के लिए ई वीज़ा, आई की जगह पे यहाँ पे ई वीज़ा समझिएगा, ई वीज़ा प्रणाली शुरू करने वाला देश कौन है? तो इजराइल जो है ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ई वीज़ा जो है वो कहते हैं। तो इजराइल देश जो है इसको शुरू करने वाला पहला देश बना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही कम समय में सारे प्रश्न करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका समय कम बचे। और इसमें देखिए केवल प्रश्न उत्तर और उससे संबंधित टॉपिक ही करवा रहे हैं, कुछ भी फालतू नहीं हो रहा है। तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो इस तरह से पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में। डेली वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। 10 दिनों में आपके लिए 10 टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में भिड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अगर इसकी गठन की बात करें तो 14 दिसंबर 1950 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 14 दिसंबर 1950 को। वर्तमान में इसके उच्चायुक्त अगर पूछ लिया जाता है तो अभी वर्तमान में इसके उच्चायुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी जो हैं वो अभी वर्तमान में इसके उच्चायुक्त हैं। ठीक है, और इसका गठन 14 दिसंबर 1950 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय
जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, किस राज्य की एक नाटक और नृत्य शैली भांड पाथेर है? भांड पाथेर नृत्य शैली की अगर बात करें तो यह कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। भांड नाम का एक समुदाय है, ठीक है, उसी के द्वारा यह नाटक और नृत्य किया जाता है। और यह व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना या कटाक्ष करने के ऊपर यह है। तो व्यंग्यात्मक शैली है में नाटक और नृत्य का संयोजन किया जाता है, भांड समुदाय के द्वारा किया जाता है और इसका नाम है भांड पाथेर। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में यह शैली के नृत्य होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल अंजी खाद, पुल का नाम है अंजी खाद, अंजी खाद पुल कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल अंजी खाद जो है वह कहाँ बनाया गया है? तो वह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, ठीक है। केबल स्टैंड रेल पुल है और कहाँ है ये? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। यह किसको जोड़े? इसकी लंबाई की बात करें तो 725.5 मीटर लंबा है ये, 725.5 मीटर लंबा है। अगर बात करें कि यह कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा तो इसको, ये जो है जम्मू कश्मीर का जो कटरा है, कटरा से रियासी को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक? कटरा से रियासी को जोड़ता है, ठीक है। और इसका नाम है अंजी खाद पुल, जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई 725.5 मीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है। तो यह भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है। आगे चलते हैं हम लोग, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। अगर बात करें इसके बारे में पूरा डिटेल में तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। और ये कनाडा के सहयोग से 1975 में बनाया गया था, स्थापना हुई थी इसका। कब स्थापना हुई थी? 1975 में। किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। अगर इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह 1240 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। अगर बात करें कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान के महाराणा प्रताप बांध के पास इसको बनाया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित प्रश्न बहुत जल्द आपको लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते कौन से हैं? तो ऐसे वन जो सालों भर हरे भरे रहते हैं, मतलब सालों भर अपना पत्ता वो गिराता नहीं है, ठीक है। कोई निश्चित मौसम में ऐसा नहीं है कि गिराता है। कोई कोई वन जो होता है जो पतझड़ के समय अपना पत्ता गिरा देता है, तो लेकिन सदाबहार वन वैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे वन जो सालों भर हरे भरे रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सदाबहार वन। सालों भर हरा भरा रहने के लिए बारिश होना चाहिए। कितना बारिश चाहिए? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वैसे उन जगहों में सदाबहार वन पाए जाएंगे। कहाँ पर होता है? तो जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मेघालय में, उधर चेरापूंजी और मासेनरम ये सब क्षेत्रों में होती है। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। किधर? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन की बात करें अगर कहाँ है तो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में बोले कि कौन कौन से पौधे पेड़ होते हैं उसमें, तो आम, जामुन, रबर, बांस, बीटल नट, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हॉकी का द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? हॉकी का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो सबसे अच्छा कोच होता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार संदीप सांगवान को मिला है। किसको मिला है? संदीप सांगवान को मिला है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो कौन देता है, तो राष्ट्रीय जैसे अर्जुन पुरस्कार हो गया, या फिर खेल रत्न पुरस्कार जो होता है ध्यानचंद, या फिर ये द्रोणाचार्य पुरस्कार,
इस तरह के जो पुरस्कार हैं वो कौन देता है? तो ये पुरस्कार जो हैं वो युवा और मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, वो दिया जाता है। 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था किसे? तो यह दिया गया था संदीप सांगवान को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत मंडपम किस अवधारणा पर से प्रेरित है? भारत मंडपम जो है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाया गया है और यह किस अवधारणा पर है? तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसका उद्घाटन जो है, भारत मंडपम जो है इसका उद्घाटन हो सकता है, इसे बने प्रश्न इस बार। तो 26 जुलाई 2023 को भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक है, प्रगति मैदान में किया गया था। ठीक है, तो प्रगति मैदान दिल्ली में यह उद्घाटन यह बनाया गया है और 26 जुलाई 2023 को किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जो हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं संजय सिंह और साइमन NAF। साइमन NAF जो है वो स्पेनिश हैं। ठीक है, और संजय सिंह भारतीय हैं। इनके द्वारा ये वास्तुकार हैं। और इसका निर्माण को कंपनी कौन लिया, ठेका कौन लिया है? तो इसका निर्माण जो है सापुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। किसने? सापुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। यहाँ पे 7,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यह भारत मंडपम के लिए कुछ। और महत्वपूर्ण सवाल जो इसका प्रश्न था, यह किसके अवधारणा पर से प्रेरित है? तो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम, कौन? अनुभव मंडपम की अवधारणा पर यह प्रेरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। और यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न था, लेकिन इसमें एक और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है वो इसके सामने एक अष्ट धातु की दुनिया के सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। दुनिया के सबसे बड़े नटराज की प्रतिमा इस भारत मंडपम के सामने लगाया गया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 27 फुट है। नटराज की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 27 फीट है। ठीक है, 27 फीट और लगभग 18 टन वजनी है। कितना टन वजन है? तो 18 टन। और इसको बनाया कौन? तो इसके जो बनाने वाले हैं वो है राधा कृष्णन सतपथी। कौन बनाए हैं? राधा कृष्णन सतपथी बनाए हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं राधा कृष्णन सतपथी? तो ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के स्वामी मलाई के। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के स्वामी मलाई के रहने वाले हैं। तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और बहुत जल्द आपको नया नया बहुत सारा मिलेगा। जैसे आज हम लोग परमाणु ऊर्जा केंद्र देखें तो उसके ऊपर शॉर्ट्स के रूप में एक बना देंगे छोटा सा, जिसमें सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र और उसके कहाँ स्थित है, कितना मेगावाट क्षमता है, वो रहेगा। तो आपके लिए बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।